तो दोस्तों आज हम बात करेंगे फैक्टर थ्योरम और फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स के बारे में। फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स हमने लास्ट क्लास में भी सीखा है। जैसे अगर हमारे पास मान लो कोई पॉलिनोमियल है एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 21, तो इसके फैक्टराइजेशन के लिए हमने सीखा है कि इसके मिडिल टर्म को हम स्प्लिट करते हैं। जैसे यहाँ पे अगर मिडिल टर्म हमारा माइनस 10x है तो उसको हम स्प्लिट करेंगे लाइक एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3x प्लस 21। और उसके बाद जो यूजुअल प्रोसेस है इसका, उससे हम इसका फैक्टराइजेशन करते हैं। लेकिन इस पॉलिनोमियल में यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट है वो 1 है ना। लेकिन अगर हमारे पास कुछ ऐसा पॉलिनोमियल हो जहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 को छोड़ के अगर कुछ दूसरा हो, जैसे मान लो हमारे पास एक पॉलिनोमियल है एक्स स्क्वायर प्लस 17x प्लस 5, इसमें एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट अगर 6 है तो हम इसका फैक्टराइजेशन कैसे करेंगे। या फिर हमारे पास कोई एक पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री 2 से ज्यादा है, लाइक हमारे पास यहाँ पे एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है, तो इसका फैक्टराइजेशन कैसे करेंगे। तो इस तरह के पॉलिनोमियल्स के फैक्टराइजेशन के लिए हम फैक्टर थ्योरम सीखेंगे और फिर हम जानेंगे कि इसको कैसे फैक्टराइज करना है। फैक्टर थ्योरम में आगे बढ़ने से पहले हम थोड़ा रिमाइंडर थ्योरम को एक बार रिवाइज करेंगे। वैसे रिमाइंडर थ्योरम आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन फैक्टर थ्योरम को अच्छे से समझने के लिए रिमाइंडर थ्योरम के बारे में जानना जरूरी है। ब्रीफली रिमाइंडर थ्योरम को हम यहाँ पे रिवाइज करेंगे। अगर आपको रिमाइंडर थ्योरम के बारे में डिटेल में जानना है तो आप मेरे पॉलिनोमियल क्लास 9 पार्ट 2 वीडियो को जरूर देखें, जिसमें मैंने रिमाइंडर थ्योरम को एग्जाम्पल के साथ अच्छे से एक्सप्लेन किया है। तो रिमाइंडर थ्योरम कहता है कि अगर हमारे पास px कोई पॉलिनोमियल है और इसे हम एक दूसरे लीनियर पॉलिनोमियल x माइनस ए से डिवाइड करें, सो व्हाट विल बी द रिमाइंडर। तो रिमाइंडर जानने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इस पॉलिनोमियल px में x की जगह पे मुझे a रखना पड़ेगा, इस a को रखना पड़ेगा। x माइनस ए में जो a है ना, उसे हमको x की जगह पे रिप्लेस कर देना पड़ेगा। तो हमें जो वैल्यू मिलेगी वही रिमाइंडर होगा जब हम px को x माइनस ए से डिवाइड करें। सिमिलरली अगर मैं px को x प्लस ए से डिवाइड करूं तो रिमाइंडर क्या होगा, उस केस में रिमाइंडर हो जाएगा हम x को माइनस ए से रिप्लेस करेंगे, तो मुझे जो वैल्यू मिलेगी वो उसका रिमाइंडर होगा। इन अदर वर्ड्स हमें क्या करना पड़ेगा, जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं उस पॉलिनोमियल का जीरो को निकालना पड़ेगा। तो x माइनस ए हमारा जो एक पॉलिनोमियल है उसका जीरो क्या हो गया, उसका जीरो a है, और इस पॉलिनोमियल का जीरो माइनस a है। तो जिसमें हम डिवीजन कर रहे हैं उसमें हमें क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट वाले केस में a को रिप्लेस करना पड़ेगा और सेकंड वाले केस में माइनस a को रिप्लेस करना पड़ेगा। तो हमें जो वैल्यू मिलेगी वो हमारा रिमाइंडर होगा। तो इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। सपोज हमारे पास एक पॉलिनोमियल है x रेज टू द पावर 4 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5। इसे हम एक पॉलिनोमियल x माइनस 1 से डिवाइड करते हैं और x माइनस 1 को gx से डिनोट करते हैं और इस पॉलिनोमियल को हम px से डिनोट करते हैं। रिमाइंडर जानने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे p1 की वैल्यू चाहिए। लाइक यहाँ पे x माइनस ए से डिवाइड कर रहे हैं तो pa के बारे में हमने बात किया। यहाँ पे x माइनस 1 से डिवाइड कर रहे हैं तो मुझे p1 चाहिए, तो p1 की वैल्यू हम निकालेंगे यहाँ पे। तो p1 क्या हो जाएगा, देखो p1 x की जगह पे हम 1 रख देंगे, तो जो भी वैल्यू हमें मिलेगी वही क्या होगा, हमारा रिमाइंडर हो जाएगा। तो इस केस में p1 की वैल्यू क्या मिल रही है, p1 की वैल्यू हमें 5 मिल रही है, तो 5 हमारा रिमाइंडर हो गया। देखो हमने px को gx से बिना एक्चुअल डिवीजन के पता लगाया कि रिमाइंडर क्या है। तो रिमाइंडर थ्योरम हमें इस तरह से हेल्प करता है। और हमें क्या हेल्प करता है, इससे हमें ये पता चल रहा है कि रिमाइंडर जो आ रहा है हमारा दैट इज नॉट जीरो। रिमाइंडर अगर जीरो होता तो हम क्या बोल सकते थे कि x माइनस 1 यानी कि gx px का एक फैक्टर है, इजंट इट। लाइक अगर हम 7 से 35 को डिवाइड करें तो 7 से 35 पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है, हमें रिमाइंडर क्या मिलता है, जीरो मिलता है इस केस में। लेकिन 7 से अगर हम 30 को डिवाइड करें तो इस केस में मुझे रिमाइंडर क्या मिल रहा है, कुछ एक रिमाइंडर मिल रहा है, जैसे इस केस में 2 मिल रहा है। तो सेकंड केस में हम क्या बोलते हैं कि 7 जो है वो 30 का फैक्टर नहीं है, जबकि फर्स्ट केस में वी कैन से दैट 7 इज अ फैक्टर ऑफ 35। व्हाई, बिकॉज द रिमाइंडर इज जीरो। तो इस केस में भी पता लग रहा है कि x माइनस 1 जो है वो px का फैक्टर है या नहीं। कैसे पता चल रहा है, इससे इसको डिवाइड करने पर अगर कुछ रिमाइंडर बच रहा है तो फैक्टर नहीं है।
और अगर रिमाइंडर 0 है तो वो फैक्टर है, एंड दिस इज प्रिसाइसली आवर फैक्टर थ्योरम। तो फैक्टर थ्योरम कहता है कि px कोई पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री 1 या उससे ज्यादा है और a कोई रियल नंबर है, तो अगर pa इज इक्वल टू 0 है तो x माइनस a px का फैक्टर होगा। और इसी का उल्टा अगर हम कहें, अगर x माइनस a फैक्टर है px का तो pa इक्वल टू 0 होगा। ये दोनों स्टेटमेंट जो है वो एक दूसरे के रिवर्स है। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या कहता है कि अगर pa इक्वल टू 0 है तो x माइनस a px का एक फैक्टर है, और सेकंड स्टेटमेंट कहता है कि अगर x माइनस a px का फैक्टर है तो pa इक्वल टू 0 होगा। सो दिस इज आवर फैक्टर थ्योरम। इसको हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। So we have check whether x minus 3 is a factor of x cube minus 3x square plus 4x minus 12. So let us assume px is equal to x cube minus 3x square plus 4x minus 12. So to find out whether x minus 3 is a factor of px, what we have to do? We have to find the value of p3, isn't it? क्योंकि x minus 3 को इसका फैक्टर होने के लिए p3 को 0 होना पड़ेगा। दैट्स व्हाट फैक्टर थ्योरम इज, कि अगर pa इक्वल टू 0 है तो x माइनस a px का फैक्टर है। उसी तरह से यहाँ पे अगर p3 0 के बराबर आता है, दैट मीन्स x माइनस 3 px का फैक्टर है। तो हम यहाँ पे p3 का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। सो इट इज 3 क्यूब माइनस 3 इंटू 3 स्क्वायर प्लस 4 इंटू 3 माइनस 12, दैट इज इक्वल टू 27 minus 27 plus 12 minus 12, that is equal to 0. So we see that P3 is equal to 0. So we can say that x minus 3 is a factor of Px. एक और एग्जाम्पल लेते हैं। सो नेक्स्ट एग्जाम्पल में हमारे पास है शो दैट x प्लस 2 इज अ फैक्टर ऑफ x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। तो लेट Px इज इक्वल टू x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। सो x प्लस 2 इसका फैक्टर तब होगा जब p माइनस 2 की वैल्यू 0 के बराबर आएगी। तो हम इस पॉलिनोमियल में x की जगह पे माइनस 2 रिप्लेस करेंगे। सो माइनस 2 क्यूब प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाई माइनस 2 स्क्वायर प्लस 5 मल्टीप्लाइड बाई माइनस 2 प्लस 6, this is equal to minus 8, or this will be equal to plus 12 minus 10 plus 6, this is equal to minus 18 plus 18, that is equal to 0. So p minus 2 is 0, so we can say that x plus 2 is a factor of px. So very simple, factor theorem बहुत ही simple है। So एक और प्रॉब्लम, here we have show that 2x minus 3 is a factor of 2x cube minus 9x square plus x plus 12। तो हमें यहाँ पे x की जगह पे क्या रिप्लेस करना पड़ेगा? इस पॉलिनोमियल के 0 को, यानी कि इस पॉलिनोमियल के 0 क्या है? 2x minus 3 का 0 क्या है? x इक्वल टू है 3/2। सो वी हैव टू रिप्लेस हियर x with 3/2। तो p 3/2 की वैल्यू अगर 0 आती है यहाँ पे इस पॉलिनोमियल में, x की वैल्यू 3/2 रखने से अगर मुझे 0 मिलता है, देन वी कैन से दैट 2x minus 3 is a factor of px. सो आई होप कि फैक्टर थ्योरम आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम सीखेंगे कि फैक्टर थ्योरम को यूज करके हम पॉलिनोमियल्स को कैसे फैक्टराइज करें। सो आते हैं फैक्टराइजेशन पे। सो हमारे पास एक पॉलिनोमियल है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c वेयर a इज नॉट इक्वल टू 0 एंड a b c आर कांस्टेंट। सो हमें इसको फैक्टराइज करना है। तो सबसे पहले हम सीखेंगे कि मिडिल टर्म को स्प्लिट करके कैसे इसको फैक्टराइज करना है। सो देखो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, यानी इसकी डिग्री 2 है। सो इसको जब हम फैक्टराइज करेंगे तो हमें इसके दो फैक्टर्स मिलेंगे। तो जितनी डिग्री होती है उतने ही फैक्टर्स होते हैं। अगर पॉलिनोमियल की डिग्री 2 है तो 2 फैक्टर्स होंगे, और उसकी डिग्री अगर 3 है तो हमारे पास 3 फैक्टर्स होंगे। तो यहाँ पे फैक्टर्स 2 होंगे। तो लेट अस अस्यूम कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के दो फैक्टर्स हैं, दैट इज px प्लस q एंड rx प्लस s। सो ax स्क्वायर प्लस b प्लस c को हम कैसे लिख सकते हैं? इट कैन बी रिटन एज अ प्रोडक्ट ऑफ px प्लस q एंड rx प्लस s।
सो अब इसकी ब्रैकेट को हम ओपन करते हैं. इट कैन बी रिटन एज PRX² प्लस PSX प्लस QRX प्लस QS. अब इन दो मिडिल टर्म में आप देखो x कॉमन है, सो फाइनली हम AX² प्लस BX प्लस C को लिख सकते हैं PRX² प्लस PS एंड QR ब्रैकेट में x बाहर प्लस QS. अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में x² के कोएफिशिएंट को कंपेयर करते हैं. सो लेफ्ट हैंड साइड में देखो x² का कोएफिशिएंट a है एंड राइट हैंड साइड में PR है, तो हम क्या लिख सकते हैं, a इक्वल टू PR, राइट. इसको हम इक्वेशन 1 के रूप में लिखते हैं. उसके बाद x के कोएफिशिएंट को हम कंपेयर करते हैं, तो लेफ्ट हैंड साइड में x का कोएफिशिएंट b है एंड राइट हैंड साइड में x का कोएफिशिएंट PS प्लस QR है. दैट मीन्स b कैन बी रिटन एज इक्वल टू PS प्लस QR. इसको हम इक्वेशन 2 लिखते हैं. नाउ कांस्टेंट टर्म को अगर हम कंपेयर करते हैं तो c कैन बी रिटन एज इक्वल टू QS. अब इक्वेशन 2 को देखते हैं. इक्वेशन 2 से हमें पता चलता है कि b कैन बी रिटन एज अ सम ऑफ टू नंबर्स PS एंड QR. अब PS एंड QR का प्रोडक्ट क्या है, देखो PS एंड QR, PS multiplied by QR can be written as PR and QS. So equation 1 से देखो PR is equal to A and QS is equal to C. So PS multiplied by QR is equal to AC. So from 2 हम देखते हैं कि PS plus QR is equal to B and PS multiplied by QR is equal to AC. That means AX² प्लस BX प्लस C को फैक्टराइज करने के लिए हमको मिडिल टर्म जो B है उसको मुझे ऐसे दो नंबर के सम के रूप में एक्सप्रेस करना पड़ेगा जिसका प्रोडक्ट AC है, यानी कि x² का कोएफिशिएंट और C का प्रोडक्ट है. तो इसी को यूज करते हुए हम देखते हैं कि हमने शुरू में जो एग्जाम्पल लिया था 6x² प्लस 17x प्लस 5, उसको कैसे फैक्टराइज करेंगे. तो यहाँ पे इसको फैक्टराइज करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो कांस्टेंट टर्म है और x² का कोएफिशिएंट है उसका प्रोडक्ट को निकाल लेंगे. दैट इज 6 into 5 दैट इज इक्वल टू 30. और यहाँ पे मिडिल टर्म क्या है, मिडिल टर्म है 17. तो 17 को हमें एक ऐसे दो नंबर्स के सम के रूप में एक्सप्रेस करना है जिसका प्रोडक्ट आया है 30. सो उसका निकालने का आसान तरीका क्या है, 30 को हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे. विथ प्रैक्टिस इट विल कम, आपको प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं करना पड़ेगा, बट अगर शुरू में मुझे करना पड़े तो प्राइम फैक्टराइजेशन से हम कर सकते हैं. सो 30 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, इट विल बी, सो 30 कैन बी रिटन एज 2 into 3 into 5. अब मुझे कोई दो फैक्टर को लेना होगा तो हम कैसे ले सकते हैं, पहले मान लो हम 2 and 3 को लेते हैं तो 6 into 5 हो गया. तो 6 and 5 को लेंगे अगर हम, लेकिन इसका सम जो है वो 17 नहीं है, सो दिस कैन नॉट बी टेकन. दूसरे में हम क्या कर सकते हैं, 2 and 5 का मल्टीप्लीकेशन 10 हो गया, 10 into 3 इज ऑल्सो 30. तो 10 और 3 को भी हम नहीं ले सकते हैं, दिस इज ऑल्सो नॉट 17, तो ये भी नंबर नहीं हुआ. फिर इसमें हम और क्या कर सकते हैं, अब 3 and 5 को ले लो, 15 हो गया, और 2 को ले लो. सो 15 और 2 को अगर हम लेंगे तो दिस इज इक्वल टू 17. सो this 17 can be expressed as a sum of these two numbers 50 and 2 because their product is 30. तो हम 6x² plus 17x plus 5 को कैसे लिखेंगे, this can be written as 6x² plus 15x plus 2x plus 5. अब देखो यहाँ पे हम 3, दोनों में 3x कॉमन है, इन दोनों टर्म में 3x कॉमन है, 3x कॉमन लेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 2x, और यहाँ पे बचेगा 5, प्लस इन दोनों टर्म में 1 कॉमन है, सो 2x प्लस 5. नाउ यहाँ पे देखो 2x प्लस 5 कॉमन है, तो 2x प्लस 5 को हम बाहर निकाल देंगे तो क्या बच जाएगा 3x प्लस 1. सो इसके ये दो फैक्टर्स हो गए. सो इस तरह से मिडिल टर्म को स्प्लिट करके हम फैक्टराइजेशन कर सकते हैं. इसके बाद हम सीखेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल्स के फैक्टराइजेशन. सो क्यूबिक पॉलिनोमियल में हमारे पास एक पॉलिनोमियल है x³ - 4x² - 7x + 10. सो इसको हमको फैक्टराइज करना है.
So let us assume that px is equal to x cube minus 4x square minus 7x plus 10. So देखो ये एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है, इसका मतलब है इसके 3 फैक्टर्स होंगे. सो उन 3 फैक्टर में से हम एक फैक्टर को ट्रायल एंड एरर मेथड और फैक्टर थ्योरम को यूज करके फाइंड आउट करेंगे. सो उस फैक्टर को फाइंड आउट करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, हमको x का एक ऐसा वैल्यू ढूंढना पड़ेगा जिसको यहाँ पे रखने से इस पॉलिनोमियल का वैल्यू 0 हो जाए. तो अगर वो वैल्यू हमें मिल जाती है तो फैक्टर थ्योरम से हमें एक फैक्टर का पता चल जाएगा. सो उस वैल्यू को निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ये जो कांस्टेंट टर्म यहाँ पे 10 है उसके फैक्टर्स को निकालेंगे. तो देखो 10 के फैक्टर्स क्या क्या है हमारे पास. सो उसका फैक्टर्स हो सकता है प्लस माइनस 1, प्लस माइनस 2 हो सकता है, प्लस माइनस 5 हो सकता है और प्लस माइनस 10 हो सकता है. तो इन सब में से ही वो वैल्यूज होंगे जिसको यहाँ पे x के जगह में रिप्लेस करने से इस पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो जाएगी. तो इसमें से वो कौन सा वैल्यू होगा उसके लिए कोई डिफाइंड मेथड नहीं है, उसके लिए हमको ट्रायल एंड एरर यूज करना पड़ेगा. बट इसमें भी हमें बहुत मेहनत नहीं करनी पड़ती है. जनरली हमको जो प्रॉब्लम्स आएंगे तो उसमें 1 और 2 तक में ही हमको वैल्यू मिल जाता है, x का वैल्यू मिल जाता है जिसको कि यहाँ पे रखने से 0 हो जाता है. तो सबसे पहले चलो हम प्लस 1 को लेते हैं, प्लस 1 को यहाँ पे रखते हैं. सो p1 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 का क्यूब हो गया माइनस 4 इंटू 1 का स्क्वायर हो गया माइनस 7 इंटू 1 एंड प्लस 10. दैट मीन्स दिस इज 1 माइनस 4 माइनस 7 प्लस 10. सो दिस इज इक्वल टू 0. सो p1 की वैल्यू 0 आई, इसका मतलब अकॉर्डिंग टू फैक्टर थ्योरम x माइनस 1 इज अ फैक्टर ऑफ px. ठीक है, तो हमें एक फैक्टर मिल गया. तो देखो इस तरह के पॉलिनोमियल में जहां पे एक्स क्यूब का जो कोफिशिएंट है वो अगर 1 है तो हमें x की वैल्यू को निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, जो कांस्टेंट टर्म है उसके फैक्टर्स को निकालने पड़ेंगे और उसमें से फिर हमको एक एक करके वैल्यू यहाँ पे रख के देखना पड़ेगा कि कहाँ पे 0 आ रहा है. तो यहाँ पे फर्स्ट वाले में ही 0 आ गया. सो मुझे पता चल गया x माइनस 1 क्या है, px का फैक्टर है. अब हम देखते हैं बाकी फैक्टर्स क्या है. तो बाकी फैक्टर्स को निकालने के लिए देयर आर वेरियस मेथड्स. सो सबसे पहला जो मेथड है वो डिवीजन मेथड है, यानी कि अब हम x माइनस 1 से डिवाइड करेंगे px को तो हमें पता चलेगा कि बाकी के फैक्टर्स क्या है. कैसे डिवाइड करना है ये तो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा है. सो हमारे पास डिवाइजर में फर्स्ट टर्म x है और डिविडेड में फर्स्ट टर्म x क्यूब है. सो हम x को x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो मुझे x क्यूब मिलेगा. सो हमारे क्वेश्चन का फर्स्ट टर्म क्या हो गया, x स्क्वायर हो गया. अब x स्क्वायर से x माइनस 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या आया, x क्यूब माइनस x स्क्वायर. सो सब्ट्रैक्ट करेंगे माइनस प्लस, सो ये कैंसिल हो गया और हमारे पास क्या बचा, माइनस 3x स्क्वायर और यहाँ पे बचा माइनस 7x को हम नीचे लेके आए. अब देखो हमारा फर्स्ट टर्म यहाँ पे 3x स्क्वायर है और यहाँ पे फर्स्ट टर्म x है. तो x को हम माइनस 3x से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें माइनस 3x स्क्वायर मिलेगा. सो हमारे क्वेश्चन का सेकंड टर्म क्या हो गया, माइनस 3x. सो माइनस 3x मल्टीप्लाइड बाई x माइनस 1 क्या हो गया, माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x. अब ये हो गया प्लस, ये माइनस, ये कैंसिल हो गया. यहाँ पे बच गया माइनस 10x एंड प्लस 10. अब देखो अगर हम x माइनस 1 को 10 से मल्टीप्लाई कर दे, माइनस 10 से मल्टीप्लाई कर दे तो मुझे क्या मिल जाएगा, माइनस 10x और प्लस 10. सब्ट्रैक्ट करेंगे प्लस माइनस, ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया तो हमारे पास 0 आ गया. दैट मीन्स हमारा क्वोशिएंट क्या हो गया, x माइनस 1 से हमने इसको डिवाइड किया, x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 हमको क्वोशिएंट मिला. दैट मीन्स px को हम लिख सकते हैं px is equal to x minus 1 multiplied by x square minus 3x minus 10, isn't it? ऐसा लिख सकते हैं. अब देखो हमारे पास ये क्वाड्रेटिक मिल गया. अब इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को निकालने के लिए हमने क्या किया, यहाँ पे डिवीजन मेथड यूज किया. अब हम फर्दर इसका फैक्टराइजेशन करेंगे बाय स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म. तो हमारे पास यहाँ पे है देखो एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10. इसको मिडिल टर्म को हम स्प्लिट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, यहाँ पे हो गया माइनस 5x और प्लस 2x माइनस 10.
सो दिस इज इक्वल टू x कॉमन लेंगे तो क्या आएगा x माइनस 5 एंड यहाँ पे प्लस 2 कॉमन लेंगे तो क्या आएगा x माइनस 5. So this is equal to x plus 2 and x minus 5. So x square minus 3x minus 10 can be further factorized as x plus 2 x minus 5. So px के फैक्टर्स क्या हो गए px is equal to क्या हो गया this x minus 1 और ये जो क्वाड्रेटिक मुझे मिला था x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 उसके फैक्टर्स क्या हो गया x plus 2 and x minus 5. So this cubic polynomial x cube minus 4x square minus 7x plus 10 के फैक्टर्स क्या क्या हो गए दिस इज इक्वल टू x minus 1 x plus 2 and x minus 5. यहाँ पे हमने इस क्वाड्रेटिक को फाइंड आउट करने के लिए डिवीजन मेथड यूज किया है. आगे हम देखेंगे कि बिना डिवीजन मेथड को यूज किए हुए इस क्वाड्रेटिक को हम कैसे फैक्टराइज कर सकते हैं. सो ये हमारा पॉलिनोमियल है. इसके फर्स्ट फैक्टर को हमने फैक्टर थ्योरम से निकाला है x माइनस 1 एंड इसके क्वाड्रेटिक फैक्टर को हमने डिवीजन मेथड से निकाला है x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10. अब हम सीखते हैं कि ये जो क्वाड्रेटिक फैक्टर है इसको निकालने का दूसरा तरीका क्या है. सो लेट अस अस्यूम दैट वी डोंट नो व्हाट दिस क्वाड्रेटिक फैक्टर इज. सो हम उसको अस्यूम करते हैं कि वो है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c. तो इस पॉलिनोमियल को हम इस तरह से लिख सकते हैं. अब हम क्या करेंगे कि ये जो लेफ्ट हैंड साइड है जिसमें हम पॉलिनोमियल को लिखे हमारा ओरिजिनल पॉलिनोमियल और जो राइट हैंड साइड है जिसमें हम पॉलिनोमियल्स के लीनियर फैक्टर और क्वाड्रेटिक फैक्टर को लिखा है इसमें हम क्या करेंगे कि कोएफिशिएंट को कंपेयर करके पता करेंगे कि a, b और c के वैल्यूज क्या क्या है. तो चलिए देखते हैं वो कैसे होता है. तो सबसे पहले हम x क्यूब को पकड़ते हैं. सो लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ पे हम लिख दिया x क्यूब और राइट हैंड साइड में देखो इसको हम एक्सपेंड करेंगे तो x क्यूब कहाँ से आएगा. x क्यूब मुझे एक ही टर्म से आएगा जब x को हम ax स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे. सो x मल्टीप्लाइड बाई ax स्क्वायर और कहीं से तो हमको x क्यूब मिलेगा नहीं. सो दैट मीन्स दिस इज इक्वल टू ax क्यूब राइट. सो अब देखो लेफ्ट हैंड साइड में x क्यूब का कोएफिशिएंट यहाँ पे 1 है और राइट हैंड साइड में x क्यूब का कोएफिशिएंट क्या है a है. सो इसका क्या मतलब हो गया हमें क्या मिल गया a इक्वल टू 1 मिल गया. अब हम पकड़ते हैं कांस्टेंट टर्म को. तो देखो लेफ्ट हैंड साइड में कांस्टेंट टर्म क्या है 10 है एंड राइट हैंड साइड में कांस्टेंट टर्म कहां से आएगा. कांस्टेंट टर्म विल कम ओनली बाय मल्टीप्लाइंग -1 विद c. -1 को हम c से मल्टीप्लाई करेंगे तभी कांस्टेंट आएगा. कांस्टेंट टर्म आएगा और किसी तरीके से तो कांस्टेंट टर्म आने का नहीं है यहाँ पे. तो -1 इंटू सी दैट इज इक्वल टू -c. सो -c इक्वल टू क्या हो गया 10 हो गया. दैट मीन्स c इक्वल टू क्या हो गया c इक्वल टू -10. तो हमें क्या पता चल गया देखो a का वैल्यू पता चल गया और c का वैल्यू पता चल गया. तो हम इस पॉलिनोमियल को अब हम लिख सकते हैं दिस मे बी इक्वल टू x माइनस 1 और क्वाड्रेटिक फैक्टर में देखो a और c का वैल्यू को रिप्लेस करेंगे तो ये क्या हो जाएगा x स्क्वायर प्लस bx माइनस 10. अब हमें क्या चाहिए b की वैल्यू सिर्फ बची है. b का वैल्यू के लिए हम क्या करेंगे x स्क्वायर के कोफिशिएंट को हम लोग कंपेयर करेंगे. सो लेफ्ट हैंड साइड में क्या है हमारे पास देखो -4x स्क्वायर है यानी यहाँ पे x स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है 4 है. और राइट हैंड साइड में आप देखो यहाँ पे देखो राइट हैंड साइड में x स्क्वायर कहाँ से आएगा. x स्क्वायर आएगा हम जब x को bx से मल्टीप्लाई करेंगे दैट मीन्स x मल्टीप्लाइड बाई bx. और कैसे आएगा -1 जब x स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा तब x स्क्वायर हमें मिलेगा और तो किसी के मल्टीप्लीकेशन से x स्क्वायर नहीं मिल रहा है हमको यहाँ पे. सो दिस विल बी प्लस -1 इंटू एक्स स्क्वायर. क्लियर है. दिस विल बी इक्वल टू bx स्क्वायर एंड माइनस एक्स स्क्वायर. अब हम एक्स स्क्वायर कॉमन निकाल लेंगे तो क्या हो जाएगा b माइनस 1 एक्स स्क्वायर. सो अब हम कंपेयर करते हैं देखो लेफ्ट हैंड साइड में एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट -4 है और राइट हैंड साइड में एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है b माइनस 1 है. इसका मतलब हो गया b माइनस 1 इक्वल टू -4 और b इक्वल टू क्या हो गया -4 प्लस 1 दैट इज इक्वल टू -3. सो b का वैल्यू मुझे क्या पता चल गया -3. सो इन दिस वे वी गेट द फैक्टर्स एज x minus 1 this is the linear factor and quadratic factor
एक्स स्क्वायर और b का वैल्यू रख देंगे -3x एंड -10. So the same thing that we got using the division method, we are getting here by comparing the coefficient. तो ये एक दूसरा तरीका हुआ जिससे कि हम डिवीजन मेथड को यूज किए बिना क्वाड्रेटिक फैक्टर को जान सकते हैं, और उसके बाद फिर हमने जैसे डिवीजन मेथड में किया था, इस क्वाड्रेटिक फैक्टर को फिर से हम फैक्टराइज करेंगे और हमें इनके बाकी के फैक्टर्स पता चल जाएंगे. सो दिस इज अनदर वे ऑफ फाइंडिंग आउट द क्वाड्रेटिक फैक्टर. नेक्स्ट हम देखते हैं कि क्वाड्रेटिक फैक्टर को स्प्लिटिंग और ग्रुपिंग से कैसे हम जान सकते हैं. So we have our polynomial px is equal to x cube minus 4x square minus 7x plus 10. So already by factor theorem we know that x minus 1 is a factor of px, right? So अब क्या करते हैं, हम यहाँ पे अपने पॉलिनोमियल्स को हमने यहाँ पे नोट डाउन किया. अब हमें क्या करना है, इनके जो मिडिल टर्म्स है यानी 4x स्क्वायर और 7x, इनको हमें दोनों को दो दो पार्ट में हमें स्प्लिट करना है, सो दैट स्प्लिट करने के बाद जब टर्म्स का ग्रुपिंग हो तो हर एक ग्रुप में हमें x माइनस 1 एक फैक्टर के रूप में प्राप्त हो. तो उस स्प्लिटिंग को कैसे करना है वो देखते हैं हम. सो हम सबसे पहले यहाँ पे लेते हैं x माइनस 1 जो कि हमारा एक फैक्टर है, राइट? और अपने पॉलिनोमियल के फर्स्ट टर्म को लेते हैं, दैट इज एक्स क्यूब. हमारा फर्स्ट टर्म क्या है, यहाँ पे पॉलिनोमियल में एक्स क्यूब है. पॉलिनोमियल का फर्स्ट टर्म को देखो और हमारा जो फैक्टर है उसके फर्स्ट टर्म को देखो x. सो इस x को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें x क्यूब मिलेगा. x को हम x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो x क्यूब मिलेगा, राइट? तो हम x स्क्वायर को x माइनस 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें क्या मिला, देखो x क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर. सो हम यहाँ पे नोट करते हैं x क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर, राइट? अब इसके सेकेंड टर्म को देखो, सेकेंड टर्म क्या है, माइनस 4x स्क्वायर. तो यहाँ पे देखो माइनस एक्स स्क्वायर ऑलरेडी वी हैव यूज्ड. सो माइनस एक्स स्क्वायर के बाद नेक्स्ट टर्म क्या यहाँ पे आना चाहिए, सो दैट इन दोनों का एडिशन या सब्ट्रैक्शन जो भी ऑपरेशन वो हम करें तो हमें माइनस 4x स्क्वायर मिले. बिकॉज पॉलिनोमियल का टर्म जो है वो चेंज नहीं होना चाहिए ना, पॉलिनोमियल का टर्म तो माइनस 4x स्क्वायर ही रहेगा. तो हमने यहाँ पे माइनस एक्स स्क्वायर लिखा है तो यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा, माइनस 3x स्क्वायर लिखना पड़ेगा. तब इन दोनों का वैल्यू मिला के माइनस 4x स्क्वायर हो गया. अभी पॉलिनोमियल में कोई चेंज नहीं हुआ, राइट? उसके बाद अब देखो, अब माइनस 3x स्क्वायर को यहाँ पे आप पकड़ो और यहाँ पे फिर से पकड़ो अपने फैक्टर को x माइनस 1. तो x माइनस 1 में फर्स्ट टर्म x है और यहाँ पे हम क्या कंसिडर कर रहे हैं अपने पॉलिनोमियल में, माइनस 3x स्क्वायर को. तो x को हम किससे मल्टीप्लाई करें कि हमको माइनस 3x स्क्वायर मिले, इट शुड बी माइनस 3x. तो अब मल्टीप्लाई कर दो, क्या मिला मुझे, देखो माइनस 3x स्क्वायर और फिर क्या हो जाएगा प्लस 3x. तो माइनस 3x स्क्वायर तो यहाँ पे पहले से लिखा हुआ है तो हम यहाँ पे क्या लिख देते हैं, प्लस 3x, राइट? ठीक है. अब पॉलिनोमियल के थर्ड टर्म को देखते हैं. थर्ड टर्म में हमारा है माइनस 7x, लेकिन यहाँ पे प्लस 3x ऑलरेडी हम यूज कर चुके हैं. सो नेक्स्ट टर्म हमारा क्या होना चाहिए जिससे कि इन दोनों का जो नेट इफेक्ट आए वो माइनस 7x आए. तो हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा माइनस 10x, सो दैट माइनस 10x और प्लस 3x मिलकर के क्या हो गया, माइनस 7x. सो हमने इन दोनों टर्म्स को स्प्लिट कर दिया. माइनस 4x स्क्वायर को स्प्लिट किया है एज माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर और माइनस 7x को स्प्लिट किया है एज प्लस 3x माइनस 10x एंड प्लस 10 जो है उसको यहाँ पे लिख देते हैं. नाउ स्प्लिटिंग हो गया. अब देखो ग्रुपिंग करते हैं. ग्रुपिंग कैसे करेंगे, इन दोनों को हम एक ग्रुप में रख दिए, इन दोनों को हम एक ग्रुप में रख दिए और इन दोनों को हम एक ग्रुप में रख दिए. अब दोनों में कॉमन निकालते हैं. जैसे देखो इन दोनों में क्या है, एक्स स्क्वायर कॉमन है तो क्या मुझे मिल गया, एक्स माइनस 1. फिर यहाँ पे देखो इन दोनों में क्या है, माइनस 3x कॉमन है. माइनस 3x कॉमन है तो क्या हो जाएगा, देखो x माइनस 1, राइट? ठीक है. और इन दोनों में क्या कॉमन है, इन दोनों में माइनस 10 कॉमन है. सो माइनस 10 को अगर हम बाहर निकाले तो अंदर क्या बच गया, x माइनस 1. तो ग्रुपिंग करने के बाद अगर हम कॉमन निकालें तो देखो तीनों ग्रुप में मुझे x माइनस 1 एज अ फैक्टर मिला. अब हम x माइनस 1 को कॉमन कर देते हैं, तीनों में x माइनस 1 बाहर निकाल लेते हैं. तो यहाँ क्या बच गया, देखो फर्स्ट टर्म में मुझे बच गया एक्स स्क्वायर, सेकेंड टर्म में बच गया माइनस 3x और थर्ड टर्म में बच गया माइनस 10. सो यहाँ पे आप देखो क्वाड्रेटिक हमें पता चल गया. बिना
लॉन्ग डिवीजन किए हमको क्वाड्रेटिक मिल गया, जो कि सेम हमने प्राप्त किया था लॉन्ग डिवीजन मेथड से। सो दिस इज ए शॉर्टर मेथड जिससे कि आप क्वाड्रेटिक को निकाल सकते हो। उसके बाद फिर से हम इसका स्प्लिटिंग करके और 2 फैक्टर प्राप्त कर सकते हैं और हमको ये px का तीनों फैक्टर प्राप्त हो जाएगा। So guys, this was factor theorem and factorization of cubic polynomials using factor theorem। और क्वाड्रेटिक प्राप्त करने के लिए तीनों मेथड हमने डिस्कस किया, डिवीजन मेथड डिस्कस किया, कंपेयरिंग ऑफ कोफिशिएंट मेथड डिस्कस किया और स्प्लिटिंग एंड ग्रुपिंग मेथड डिस्कस किया। सो आपको जिस मेथड से आसानी हो उस मेथड से आप कर सकते हो। हालांकि जो हमारा डिवीजन मेथड है वो थोड़ा लंबा है बट वो आसान है क्योंकि हमने उसको लास्ट क्लास में पढ़ा है। बट अदर 2 मेथड्स आर ऑल्सो ईजी, थोड़ा सा प्रैक्टिस करने से वो आ जाएंगे बट उसमें टाइम हमारा बचता है। सो इस चैप्टर पे एनसीईआरटी की जो एक्सरसाइज है उसको मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में करूंगा। आपको अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें, सो दैट मैं इस तरह के और वीडियो आप लोग के लिए लेकर आता रहूं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो।